बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर। हमने उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करके उसकी एडिशन फाइंड की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करने हैं। एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन होती है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जब भी हम किसी भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं या उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, या तो फिर स्केलर प्रोडक्ट होता है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब स्केलर प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमारे पास इसके नाम से ही थोड़ा शो हो रहा है कि हमारे पास जो आंसर होगा ना वो स्केलर क्वांटिटी में होगा। और वेक्टर की बात करें तो वेक्टर का जो जो दो प्रोडक्ट होंगे ना उनका आंसर वेक्टर में होगा। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। If the product of two vector give a scalar quantity, then the product is called scalar product. अगर हम दो वेक्टर लें, वेक्टर A और वेक्टर B, कोई भी दो वेक्टर हो, उनका हम प्रोडक्ट फाइंड करें या उनको हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास एज ए रिजल्ट जो आंसर आए वो स्केलर क्वांटिटी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इसको मैथमेटिकली देखें तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनको ऐसे डिफाइन किया जाता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है ना, अब देखें मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके होते हैं। बाज़ औक़ात हम क्रॉस लगाते हैं उन दो वेक्टर्स के दरमियान, बाज़ औक़ात हम डॉट लगा देते हैं और बाज़ औक़ात हम उनको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम इन दो क्वान्टिटीज़ को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उनका आंसर स्केलर क्वांटिटी होगा तो हम उनके दरमियान डॉट लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है कि हम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डॉट लगा देते हैं और इसी वजह से इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि आंसर हमारे पास स्केलर क्वान्टिटी में आता है। तो ये होगी इसके नाम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि हम इसको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। अब a और b है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और जो कोस थीटा है ये जो थीटा है ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हमने देखा है कि दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने से आंसर हमारे पास स्केलर आना चाहिए। अब ये हमारे पास फार्मूला है वर्क का। वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए ना तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन होती है। तो अब ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनका हमने प्रोडक्ट लिया, इनका अंदर डॉट लगाया, इनका जब हमने प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर आया वर्क। लेकिन वर्क क्या है हमारे पास, वर्क तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास हो गया स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और इसमें हमारे पास जो एंगल बन रहा था, अब इस ग्राफ में देखा जाए तो हमारे पास जो एक तरफ हमारे पास ये वेक्टर ए है यानी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और दूसरी तरफ फोर्स लग रही है। तो अब हमारे पास जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है एफ का प्रोजेक्शन पड़ रहा है ए पे, तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एफ जो है एफ कोस थीटा बना रहा है, एफ जो है वो थीटा एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो हम लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, आगे डी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हमारे पास पावर है। अब पावर में देखा जाए तो एफ डॉट वी है। अब जो फोर्स है ये हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर पावर आएगा जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब जो सेकंड वेक्टर है वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फर्स्ट वेक्टर की तरफ होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वेक्टर है उसका जो प्रोजेक्शन है वो पड़ रहा होगा फर्स्ट वेक्टर पर। अब फिगर में हम देखें तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है हमारे पास बी। अब इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है हमारे पास थीटा। अब यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर बी है इसका प्रोजेक्शन बन रहा है ए पे, तो ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो हम अगर इसको लिखें मैथमेटिकली तो हम लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर हमारे पास है ए और जो सेकंड वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना है वो हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड में हमने ए लिख दिया और डायरेक्शन में हमने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो हम इसको नेक्स्ट लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अब ये जो मैग्नीट्यूड है बी का अलोंग ए है ना, मतलब ए पे पड़ रहा है उसका प्रोजेक्शन, तो हम इसको मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए लिखेंगे। और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये कौन सा थीटा बना रहा होगा, बी कोस थीटा बना रहा है, तो हम लिखेंगे ए डॉट पी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब इसकी सेकेंड फॉर्म देखें। अब हमने उल्ट कर दिया, बी डॉट ए लिख दिया, तो हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास बन रहा है बी और दूसरे की हमने डायरेक्शन देखनी होती है अलोंग फर्स्ट, तो हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का प्रोजेक्शन पड़ रहा है बी पे। अब ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ए का जो प्रोजेक्शन है वो बी पे पड़ रहा है और एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है और ये एंगल जो है ये हमारे पास है ए कोस थीटा। तो हम लिखेंगे बी डॉट ए इज इक्वल टू बी, जो कि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड द ए कोस थीटा जो कि हमारे पास सेकंड कंपोनेंट की डायरेक्शन थी अलोंग फर्स्ट वेक्टर, यानी बी की तरफ उसकी डायरेक्शन थी, उसको हम लिखेंगे बी ए कोस थीटा। अब हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक लॉजिक है, जिसके ज़रिए अगर हम सीक्वेंस चेंज भी करते हैं, अगर हमारे पास दो ऑपरेशन है उनमें से उनका ऑर्डर या सीक्वेंस चेंज भी कर दें तो हमारे पास रिजल्ट है ना वो सेम रहता है। अब वो कैसे सेम रहता है, हमने पीछे पढ़ा था, हमने ए का प्रोजेक्शन भी ड्रा किया, बी का प्रोजेक्शन भी ड्रा किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, ए डॉट बी जब किया तो हमारे पास ए बी कोस थीटा, और जब बी डॉट ए किया तो हमारे पास बी ए कोस थीटा। अगर देखा जाए तो ये दोनों आंसर ए बी कोस थीटा और बी ए कोस थीटा एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के से सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब अगर हमने इनका सीक्वेंस ऑर्डर चेंज भी कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम ही आ रहा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज भी कर दें, ए डॉट बी लगा दें या बी डॉट ए लगा दें, तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल बात करें, 2 इंटू 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आता है 6। अगर हम करें 3 इंटू 2 मतलब 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो भी आंसर क्या आता है 6। तो ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रीपेंडिकुलर वेक्टर। प्रीपेंडिकुलर वेक्टर का क्या मतलब हुआ, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली प्रीपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं दो प्रीपेंडिकुलर वेक्टर की, मतलब जो प्रीपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास एंगल बना रहे होते हैं 90 का, जैसे कि इस डायग्राम में बनाया गया है। तो जब हम दो प्रीपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। एक लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास कोस 90, क्योंकि इसमें हम कोस को इस्तेमाल करते हैं तो कोस 90 हमारे पास क्या होता है 0 होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब इसको यूनिट वेक्टर के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 डायमेंशनल अगर पिक्चर ड्रा करें तो एक्स वाई और ये जी। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास जो तीनों आपस में, ये जो तीनों लाइंस हैं ये आपस में म्यूचुअली प्रीपेंडिकुलर हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं, एक्स वाई के साथ, वाई जेड के साथ और जेड एक्स के साथ, ये तीनों हमारे पास 90 का एंगल बना रही हैं। अब हमने देखा था कि हम एक्स को आई हैट से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर के केस में, और जो वाई है उसको जे हैट से और जेड को के हैट से। अगर हम बात करें दो यूनिट वेक्टर की आई और जे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आई है और ये हमारे पास जे है, इन दोनों की बात करें तो ये आपस में 90 का एंगल बना रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे आई डॉट जे कोस 90, और कोस 90 हमें पता है वो 0 के इक्वल होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आई डॉट जे हो गया, जे डॉट के या फिर के डॉट आई, ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 0 में आएगा, क्योंकि ये आपस में प्रीपेंडिकुलर होते हैं और 90 के एंगल बना रहे होते हैं जो कि 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास था प्रीपेंडिकुलर वेक्टर कि दो प्रीपेंडिकुलर वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 होता है। थर्ड हमारे पास है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर देखते हैं सबसे पहले, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ पे डायग्राम में देखें दो पैरेलल वेक्टर ड्रा किए हैं, एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं और एंगल क्या बना रहे हैं आपस में 0 एंगल बना रहे हैं।
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसका जो आंसर है ना वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब कैसे होता है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ए डॉट बी ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा की जगह अगर हम जीरो पुट करें तो हमारे पास कोस जीरो है वो वन की इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, मतलब ए बी। तो ये हमारे पास पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू होती है स्केलर प्रोडक्ट की, यानी हमारे पास जो एंगल जीरो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू देता है। अगर हम केस उल्ट कर दें, एंटी पैरेलल कर दें, तो एंटी पैरेलल क्या होता है हमारे पास, अगर हम ये एक वेक्टर इस साइड पे ड्रा करें और एक वेक्टर इस साइड पे ड्रा करें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है ये कितने का होता है, ये 180 का होता है। और हाँ, इसको अगर हम इक्वेशन में लिखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180, तो ए बी कोस 180 जो हमारे पास कोस 180 है वो हमारे पास -1 की इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर तो उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी, और ये हमें ये जो प्रोडक्ट है वो हमें नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब किसी भी वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू वो होती है 1, और जो अगर वो पैरेलल होंगे, जीरो एंगल बना रहे होंगे, तो वो हमारे पास पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर वो एंटी पैरेलल होंगे यानी 180 बना रहे होंगे तो हमारे पास कोस 180 -1 की इक्वल होता है, तो वो हम कह देंगे ये हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। अब सेल्फ स्केलर, सेल्फ का मतलब होता है खुद से ही। अगर हम किसी वेक्टर को उसके खुद से ही मल्टीप्लाई करवा दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, इसको हम इसी वेक्टर के साथ यानी इसी वेक्टर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आंसर होगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कोस थीटा, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया, ए का भी और दूसरे ए का भी। तो कोस हमारे अंदर एंगल हमारे पास इनका क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, तो कोस जीरो हमने पीछे पढ़ा के कोस जीरो इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब क्या हो जाएगा, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे तो हमारे पास ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसी चीज़ को हम यूनिट वेक्टर में देखें तो हमने यूनिट वेक्टर में हम पहले ही ड्रा कर चुके हैं एक्स वाई और जी। तो हम अगर आई डॉट आई यानी एक्स का अगर सेल्फ प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कोस जीरो है तो आंसर 1 आएगा। अगर हम जे जो डॉट जे लें तो भी हमारे पास आंसर 1 आएगा। अगर हम के डॉट के लें तो भी हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट जो होता है वो उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमने पीछे एडिशन में तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को देखे थे कि जो हम उसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे या जो हम उसकी रेजोल्यूशन करेंगे वो आपस में अगर म्यूचुअली प्रीपेंडिकुलर हुई अपने वेक्टर से तो वो उनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेकिन अब स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी इन स्पेस। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं और ये आपस में स्पेस में हैं और एंगल बना रहे हैं थीटा का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इनको रिजॉल्व करना है उनके कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने से पहले हम उनको वही पीछे जो मेथड हमने पढ़ा हेड टू टेल रूल से इनको जो कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद फिर हम इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, उसको एक्स कंपोनेंट पे भी रिजॉल्व करेंगे, वाई कंपोनेंट पे भी रिजॉल्व करेंगे। तो ये हम सारा पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए के अगर हम 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें आई जे और के में, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जेड के हैट। तो हमने इसको ए वेक्टर जो है उसको 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, आई में, जे में और के में। और इसी तरह हमने बी के साथ भी ऐसे के इसको हमने 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, आई जे और के में। अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए डॉट बी अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा। अब ये जो हमारे पास आई के कंपोनेंट्स है, ए एक्स आई हैट और बी एक्स आई हैट। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, ए एक्स आई हैट को बी एक्स आई हैट के साथ अगर हम मिलाएं तो हमारे पास जो ए एक्स और बी एक्स इकट्ठे आ जाएंगे और जो आई डॉट आई इनका हमारे पास आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, आई डॉट आई, जो हमारे पास दो सेम हमारे पास वेक्टर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो उसके इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आई डॉट आई जो है आपस में एंगल बना रहे होते हैं कोस
0 और cos 0 हमारे पास होता है 1 की इक्वल, तो हम क्या कहेंगे I डॉट आई इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। तो इसको हम लिख देंगे AX BX। सेम हमारे पास AY और BY के साथ भी ऐसा करेंगे और AZ और BZ के साथ भी सेम ऐसा ही करेंगे। तो हमारे पास ये सिंपल फॉर्म आ गई है। अब हमारे पास इक्वेशन है ए बी कोस सीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब हमने जो ए डॉट बी प्रोडक्ट फाइंड किया है तो वो हमारे पास ये आया है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हम ये जो कोस सीटा को यहीं रहने देंगे और ये जो ए बी है ना इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से हम जो थीटा है यानी जो एंगल है वो निकाल लेंगे और कोस उधर जाके कोस इन्वर्स हो जाएगा और हमारे पास बाकी ये वैल्यू सारी एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब यानी इस प्रोडक्ट से, इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। यानी जो हमारे पास ए और बी दोनों वेक्टर थे इनके दरमियान जो एंगल है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देख ली। यहाँ पे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का एंड हुआ। हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा, उसके बाद उसका हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखी, उसके बाद हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी कि कैसे हमारे पास एंगल 0 होता है और कब हमारे पास एंगल मैक्सिमम वैल्यू देता है और कब हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू देता है। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट्स में रिजोल्व करके उनका प्रोडक्ट फाइंड किया और हमने उनका एंगल फाइंड किया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने पीछे स्केलर प्रोडक्ट देखा। अब स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास ये था कि दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो हमारे पास जो आंसर था वो स्केलर आ रहा था, तो उसको हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव द वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास आंसर भी वेक्टर ही आ रहा है, यानी आंसर जो आ रहा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। तब हम इसको बोलेंगे, इस प्रोडक्ट को बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्केलर में हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम डॉट लगा के कहते हैं कि यहाँ पे ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इसको इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके दरमियान क्रॉस लगाते हैं। अगर हम बात करें दो वेक्टर ए और बी की तो हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। तो ये जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, इसकी तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, यानी दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन भी यही है कि स्केलर में हम डॉट लगाते हैं और वेक्टर में हम क्रॉस लगाते हैं। तो मैथमेटिकली देखा जाए तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ओके, अब हमारे पास ए क्रॉस बी तो हो गया कि हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास आंसर आया ए बी साइन थीटा। लेकिन ये एन यूनिट वेक्टर क्या है, ये देखें। अब हमारे पास ये हमारे पास डायरेक्शन होती है, क्योंकि हमें पढ़ा है कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो भी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो हमारे पास ए की जो डायरेक्शन है वो भी बताई हुई होती है, गिवन होती है, और जो बी की डायरेक्शन है वो भी गिवन होती है। लेकिन जो हमारे पास इनका प्रोडक्ट आता है, यानी जो सी वेक्टर आता है या ए बी साइन थीटा, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, यानी अगर हम इसको एन कहें तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता होती है, तो हम उसकी डायरेक्शन क्या कहते हैं, यूनिट वैक्टर से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट चल के हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे कि हमारे पास ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है। तो ये जो एन यूनिट वैक्टर ना, ये इस जो हमारे पास थर्ड रिजल्टेंट है ना उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n इज द यूनिट वेक्टर प्रिपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी, और ये हमारे पास प्रिपेंडिकुलर होता है प्लेन से। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की। हमने पीछे देखा कि हमारे पास दो वेक्टर होते हैं ए और बी, जिसकी डायरेक्शन हमें गिवन होती है, लेकिन जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन हमने फाइंड करनी होती है। तो वो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास दो वेक्टर हैं इनको हमने ज्वाइन कर लेना है ताकि हम टू डिफाइन द प्लेन ऑफ वेक्टर। फिर हमने क्या करना है, जो हमारे पास राइट हैंड रूल का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करना है फर्स्ट वेक्टर की तरफ, यानी हमने अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको फर्स्ट वेक्टर की तरफ स्ट्रेच कर लेना है। सेकंड क्या करना है, अब हमने उनको कर्ल करना है टुवार्ड द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास ये है, तो अपने फिंगर्स को इस साइड पे कर्ल करना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ये।
तो हम अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और फिर हमारे पास जो थंब आएगा ना वो हमें डायरेक्शन बताएगा हमारे रिजल्टेंट वेक्टर यानी वेक्टर सी की बात करें तो वो हम यानी ये जो हमारे पास वेक्टर सी है ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है ए और बी का। तो हमारे पास सबसे पहले हमने फिंगर को स्ट्रेच किया ए की तरफ, उसको फिर कर्ल किया बी की तरफ, तो हमारे पास जो डायरेक्शन आई थंब की वो हमारे पास वो हमें बताती है कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ सी है वो क्या होगी, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये हमने रोटेट किया था एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करने से हमारे पास जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव में आती है, और इसी हम डायरेक्शन को अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें, अगर हम अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज मूव करवाएं तो हमारे पास जो डायरेक्शन आती है वो नेगेटिव आती है। अब वो नेगेटिव कैसे आती है ये हम देखते हैं। अब ये हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। अब हमने पहली हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमने क्या किया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, मतलब ये है कि हमारे पास वेक्टर ए है और ये एक हमारे पास वेक्टर बी है, इनका हमने क्रॉस लिया यानी इनके दरमियान हमारे पास एंगल था थीटा, तो इनका हमारे पास क्रॉस हुआ, इनका हमने प्रोडक्ट जब फाइंड किया तो हमारे पास डायरेक्शन आई सी की यहाँ पे, वही हमने राइट हैंड रूल लगाना है, हमने पहले अपनी फिंगर को स्ट्रेच करना है ए की तरफ और उनको कर्ल करवाना है बी की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी सी की इस साइड पे, ये वाली साइड हमारे पास, ये हमारे पास थंब की डायरेक्शन होगी तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ सी हो जाएगी। लेकिन अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये है कि अगर हम बी को पहले लिख दें ए को बाद में लिख दें तो क्या होगा। अब हमने पीछे जो पढ़ा जितना भी पढ़ा उसमें हमने यही देखा ना कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम रहते हैं और वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, बाज़ औक़ात ऑर्डर चेंज करने से हमारी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। अब ये देखेंगे यहाँ पर कैसे चेंज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने फिंगर्स अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करना है बी की तरफ, ठीक है, जब हम उसको बी की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास जो सेकंड वेक्टर है ए उसकी तरफ मूव करवाएंगे यानी हमारे पास फिंगर्स ऐसे मूव करेंगी, यानी ये क्या कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम अपनी फिंगर्स को मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास आ जाएगी नीचे की तरफ, तो जब वो थंब की डायरेक्शन हमारे पास नीचे की तरफ, ये हमारे पास क्या हो जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, जो ऊपर जा रही थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन और ये हमारे पास क्या हो जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने जब ऑर्डर चेंज किया तो हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई, तो हमारे पास आंसर जो है ये नेगेटिव में आया, ये हमारे पास पॉजिटिव में आया। तो क्या इससे हम पहली प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। और तो ये हमारे पास डिफरेंस है स्केलर प्रोडक्ट का और वेक्टर प्रोडक्ट का। स्केलर में हमारे पास कम्यूटेटिव है, डायरेक्शन चेंज करने से सीक्वेंस चेंज करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट आती है। अब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो हमारे पास टॉर्क इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास टॉर्क है, उसके ऊपर भी एरो लगा हुआ है, यानी ये हमें बता रहा है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी जो दो वेक्टर है हमारे पास, एक पोजीशन वेक्टर आर और दूसरा हमारे पास फोर्स है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास इक्वल है टॉर्क के, जो कि खुद भी एक टॉर्क है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई वेक्टर प्रोडक्ट की। सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये है कि फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है एक जिसमें एक चार्ज मूव कर रहा है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका हमारे पास जो इक्वेशन है वो होती है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब हमारे पास जो V है ये भी हमारे पास वेक्टर है और B जो है ये भी हमारे पास, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है फोर्स वो भी हमारे पास एज ए रिजल्ट वेक्टर ही होगा। और ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की वो है नॉन कम्यूटेटिव, और इसको हम ब्रीफली पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे पास जब हम इसकी सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास सेम नहीं रहते हैं, तो ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की, तो हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आते हैं। तो हम जब हम बात करते हैं बी क्रॉस ए की, तो बी क्रॉस ए में हमने देखा था कि हमारे पास जो पोजीशन है सी की, जब जिसको हमने सी का नाम दिया था, उसकी पोजीशन क्या हो जाती है डाउनवर्ड हो जाती है,
इनसाइड द प्लेन हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव डायरेक्शन होती है। नेगेटिव को हम नेगेटिव यूनिट वेक्टर n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी था उसकी जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव थी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जो थी वो नेगेटिव थी। तो नेगेटिव का डिफरेंस आ गया ना, तो रिजल्ट तो सेम ना हुआ, तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है प्रीपेंडिकुलर वेक्टर। प्रीपेंडिकुलर वेक्टर, अब हमने यहाँ पे देखा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से प्रीपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो वो प्रीपेंडिकुलर एंगल क्या बना रहे होते हैं, 90 का। ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा होता है। तो 90 का एंगल जब बन रहा होता है तो हमारे पास साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब वहाँ पे जो पिछला स्केलर का केस था उसमें हमने कोस की बात की थी, तो कोस जो 90 होता है वो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे जो साइन 90 होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इस केस में जब वेक्टर के केस में जब हमारे पास दो वेक्टर एक दूसरे से प्रीपेंडिकुलर होते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देते हैं। तो हमारे पास ए क्रॉस बी इजिकल टू ए बी साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो ए क्रॉस बी इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड यानी ए बी। तो सेम हमारे पास यूनिट वेक्टर में देखा जाए तो यूनिट वेक्टर हमारे पास होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। हमारे पास ये एक्स है और ये वाई है और ये जी है। तो ये भी आपस में हमने क्या बोला था, ये जो तीन एक्सिस होते हैं ये भी आपस में म्यूचुअली प्रीपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट लें आई और जे का, मतलब आई जे की बात की जाए तो हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, आपस में ये 90 का एंगल बना रहे हैं, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, के आएगा। तो मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके इक्वल होगा। यानी अगर ये हम डायरेक्शन में भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास दो वेक्टर ये हैं, तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ये आएगी। तो हम कह सकते हैं कि आई और जे को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास आंसर आएगा के। इसी तरह अगर हम जे और के को करवाएं तो भी हमारे पास आंसर आएगा आई, और अगर के और आई को करवाएं तो आंसर आएगा जे। लेकिन इसी तरह अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, अब यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया, जे को अगर हम पहले लिख लें और आई को हम लिखें बाद में, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आंसर हमारे पास आएगा नेगेटिव में। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, के को हमने पहले लिख लिया और जे को बाद में लिखा, तो आंसर क्या होगा, आई आएगा। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। सेम विद आई एंड के, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ये हमारे पास है प्रीपेंडिकुलर वेक्टर, जिसमें हमने देखा कि प्रीपेंडिकुलर वेक्टर जब दो वेक्टर प्रीपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है। लेकिन ये भी देख चुके हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम उनकी सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं कि दो वेक्टर हैं हमारे पास, उनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अब ये जो वेक्टर हैं ये पैरेलल हैं और इनका जो आपस में एंगल बन रहा है वो है 0। और अगर हम साइन 0 की बात की जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, 0। साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। यानी साइन 0 हमारे पास 0 ही होता है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नल वेक्टर आएगा। और अगर हम केस को उल्ट कर दें, एंटी पैरेलल की बात करें, तो एंटी पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर इस साइड मूव कर रहा है और जो दूसरा वेक्टर है वो इस साइड मूव कर रहा है, तो एंगल हमारे पास बन रहा है फिर 180 का। तो जब 180 का एंगल बन रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम साइन 180 पुट करेंगे और साइन 180 भी 0 के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो, तो आंसर हमारे पास क्या, 0 ही आएगा, यानी नल वेक्टर आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। सेल्फ वेक्टर का क्या मतलब है, हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसको हमने खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देना है। अब खुद के साथ मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ए वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर वो भी हमारे पास ए है, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, 0 होगा। और साइन 0 हमें पता है कि 0 के इक्वल ही होता है। तो ये सारी गेम जो है स्केलर और जो वेक्टर प्रोडक्ट में, ये हमारे पास साइन और कोस थीटा की है। हमें जहाँ पे पता होगा कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है स्टेज पे या कोस की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो उस पर हमारे पास जो इनके जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ गई वो भी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे जब साइन 0 0 के इक्वल है तो हमारे पास पूरा जो वेक्टर है, पूरा जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो भी क्या
ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज आल्सो अ नल वेक्टर। सेम केस होगा हमारे पास यूनिट वेक्टर में। हमारे पास जो एक्स वाई और जी एक्सिस होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, प्रीपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की, मतलब एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को अगर हम एक्स एक्सिस से ही मल्टीप्लाई करवाएं, यानी आई को हैट को हम आई हैट से ही मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल इनका बन रहा है ज़ीरो। तो ज़ीरो साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर के केस में भी अगर हम एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखें तो हमारे पास दो वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो उसको हम अगर एडजेसेंट साइड्स कंसीडर करें कि हमारे पास ए और बी जो है एक पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट साइड्स हैं, और फिर उसके बाद हम ए का भी प्रोजेक्शन और बी का भी प्रोजेक्शन ड्रा कर दें। तो ड्रा करने के बाद हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है वो लेंथ इनटू हाइट होता है। अब लेंथ हम लेंगे वेक्टर ए को, वेक्टर ए हमारे पास उस पैरेललोग्राम की क्या होगी, लेंथ होगी। और जो हमारे पास बी वेक्टर है उसको हम हाइट कंसीडर करते हैं। अब जो बी वेक्टर है वो क्या एंगल बना रहा है, वो बी साइन थीटा बना रहा है। तो हम कह सकते हैं ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा किसके इक्वल होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारे पास होता है वेक्टर ए और एक होता है वेक्टर बी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको राइट है वो जो हमारे पास हेड टू टेल रूल है उसको अप्लाई करेंगे, इनको ज्वाइन करवाएंगे। उसके बाद हम इसको उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करवाएंगे। तो वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो वेक्टर ए है इसको हमने रिजोल्व करवाया है एक्स वाई और जी, तीन कंपोनेंट्स में हमने इसको रिजोल्व करवा लिए। तो हमारे पास आंसर ए एक्स आई हैट, ए वाई जे हैट और ए जेड के हैट आ गया। और हमारे पास था बी वेक्टर, इसको भी हमने तीन कंपोनेंट्स में रिजोल्व करवा लिए, सेम बी एक्स आई हैट, बी वाई जे हैट और बी जेड के हैट। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो हम इन दोनों के दरमियान क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस लगाने के बाद हमने इसको फर्दर सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, अब हमारे पास हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बात हो रही थी साइन थीटा की। साइन थीटा कि हमने देखा साइन जो ज़ीरो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, और जो साइन 180 है वो भी ज़ीरो के इक्वल होता है। लेकिन सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो किससे आती है, साइन 90 से आती है। साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। साइन 90 कब होते हैं, जब हमारे पास दो जो वेक्टर्स हों वो प्रीपेंडिकुलर हो। प्रीपेंडिकुलर मतलब आई हो, जे हो और के हो। अब ये तीनों आपस में प्रीपेंडिकुलर हैं। तो अब जो यहाँ पे बात हो रही है ए वाई बी जेड, अब वाई और जेड की बात हो रही है, यानी वाई ये हो गया और जेड हो गया ये। तो ये आपस में क्या है, प्रीपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जब क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जेड को पहले ले आए और वाई को बाद में ले आए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। नेक्स्ट भी हमारे पास सेम है, प्लस ए जेड एक्स। जेड और एक्स की बात की जाए, जेड है और ये हमारे पास एक्स। अब ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये भी 90 का है, तो ये पॉजिटिव में होगा। लेकिन जब हम इसकी डायरेक्शन पोजीशन चेंज करेंगे तो वो आंसर नेगेटिव में आएगा। और सेम विद दिस कि हमारे पास एक्स और वाई, यानी ये दो कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई, इनका एंगल 90 है तो ये पॉजिटिव में होगा। लेकिन जब हम वाई डॉट एक्स करेंगे ना तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और नेगेटिव में हो जाएगी। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं कि हमारे पास जब हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में आंसर आएगा। अब हम ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ना उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म क्या है कि हमारे पास ए क्रॉस बी है, तो हम अब हमारे पास तीन वेक्टर होते हैं, ठीक है, तीन कंपोनेंट्स आई जे और के। आई हमारे पास जो होता है वो एक्स कंपोनेंट को कर रहा होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स और बी एक्स। और जो जे है वो वाई को कर रहा होता है, तो ये आ जाएगा। और जेड इसको कर रहा होता है के को।
तो ये 3 हम लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि हम इनको सोल्व कैसे करते हैं। जब हम बात करते हैं आई की, ठीक है, आई की बात करेंगे तो हमने जो आई वाले कंपोनेंट्स हैं मतलब ए एक्स और बी एक्स, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। इसको इग्नोर करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे और हम क्या लिखेंगे, जो वाई है ना कंपोनेंट, उसके ए वाई और बी जेड, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ए वाई और बी जेड, दरमियान में माइनस का साइन, ठीक है, और ए जेड और बी वाई इनका फिर प्रोडक्ट, मतलब पहले हम ए और बी का यानी जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और दरमियान में क्या साइन आएगा, माइनस का आएगा। ये हो गया। फिर क्या करेंगे, अब ये आई वेक्टर सोल्व हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे जे की बारी आ जाएगी। जे की बारी करने से पहले अब ये हमारे पास आई हो गया, अंदर हम प्लस का साइन लगाएंगे। जब हम बात करेंगे जे की तो क्या करेंगे, फिर हमने इस जे को नहीं देखना, जे को इग्नोर कर देना है, फिर हमने प्रोडक्ट लेना है आई और के का। अब आई और के का प्रोडक्ट कैसे लेंगे, पहले हम इसका और इसका प्रोडक्ट लेंगे ए एक्स बी जेड, जैसे कि ए एक्स और बी जेड हो गया। और उसके बाद फिर हम जो दूसरा है वो हमारे पास है बी एक्स और ए जेड का, क्योंकि हम जेड और एक्स जो है ना ये हमारे पास 3 होते हैं ना, तो ये जेड और एक्स, पहले एक्स वाई का लेते हैं, फिर वाई जेड का लेते हैं और फिर जेड एक्स का लेते हैं। तो जेड एक्स जब हम लेंगे ये वाला, ठीक है, जेड एक्स, तो ये वाला प्रोडक्ट, तो क्या होगा, हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव में और दरमियान में लगेगा नेगेटिव का साइन और फिर हम लिख देंगे ए एक्स और बी जेड, तो ये हो जाएगा जे का यूनिट वेक्टर। फिर बात आएगी के वेक्टर की। जब हम के की बारी करेंगे तो के की बारी पे हमारे पास के को इग्नोर कर देंगे और जो हमारे पास इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी ए एक्स और ए वाई और बी एक्स का। तो जब हम बात करेंगे एक्स और वाई यानी ए एक्स और बी वाई की, तो वो आंसर पॉजिटिव में होगा, दरमियान में हमने नेगेटिव का साइन लगाना है और ए वाई और बी एक्स आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा के वेक्टर। तो इसी तरह हम ये जो तीनों आई जे और के है इनको सॉल्व कर लेंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इनके दरमियान में साइन जो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इनके जो आई को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इनके जो अंदर साइन है वो नेगेटिव में आएगा हमेशा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो वो डायरेक्शन चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। लेकिन हम जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं यानी ए क्रॉस बी की बात करते हैं, उसमें जो साइन आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास था वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें हमने उसके सबसे पहले देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, कि हमारे पास जो 2 क्वांटिटीज़ होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनका प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी आता है तो वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है। इसके बाद हमने उसकी डायरेक्शन देखी राइट हैंड रूल से कि कब हमारे पास पॉजिटिव आती है और कब हमारे पास नेगेटिव आती है। उसको देखने के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वही सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है कि हमारे पास डायरेक्शन चेंज होती है अगर हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाए। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी से बेस करी थी उसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। तो ये हमारे पास था वेक्टर प्रोडक्ट। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।